Hello everyone, welcome you all on our YouTube platform Exam Success 24 into 7. My name is Badal Sarkar and I'm going to teach you English language. और इस इंग्लिश लैंग्वेज का पर्पस ये है कि CUET 2025 एग्जामिनेशंस में 50 क्वेश्चंस आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस को मैं कैसे सॉल्व करना है ये बताऊंगा आपको। और उन सभी चीजों के लिए आपको बस इतना सा काम करना है कि मेरे साथ बने रहना है और जितना आपकी तैयारी में कराऊं, जिस जिस सेगमेंट में और जिस जिस सेक्टर में मैं कहूं कि आपको इतना काम करना है, बस उतना ईमानदारी से काम करना है। अंडरस्टैंड? सो the most important things that required to crack this examination are consistency, perseverance, hard work and the right approach with a right direction and guidance। तो वो सारा का सारा हमारे चैनल पे आपको मिलने वाला है। सो आप सभी का स्वागत है और शुरू करते हैं हमारा सपना, आपका सपना और आप सभी के पेरेंट्स का सपना कि CUET 2025 को क्रैक करना एंड अपने मन चाहे यूनिवर्सिटी, मन चाहे कॉलेज और मन चाहा डोमेन में अपने आप को एक्सेल करके आगे बढ़ाना। सो लेट अस स्टार्ट द सेशन और आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा सिलेबस को समझने की कोशिश करते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज के सिलेबस की अगर बात करते हैं तो उन सारे के सारे सिलेबस में क्या क्या हमें ध्यान रखना है, इन सब बातों को समझना ही हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। आई नो कि आप सबको पता है इसमें कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जो ड्रॉप आउट्स होंगे, दे नो द सिलेबस वेरी वेल, बट इट इज माय रिस्पांसिबिलिटी टू कन्वे और इम्पार्ट द इंपॉर्टेंट नॉलेज अबाउट द सिलेबस। और सारे के सारे स्टूडेंट्स के लिए ये सेशन होगा और बहुत ताबड़तोड़ तैयारी होगी, चाहे वो ग्रामर की हो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की हो या फिर वोकैबुलरी। और आप देखो पिछले 3 सालों की अगर बात करी जाए ना, इन 3 सालों में भाई क्वेश्चंस का पैटर्न अलग अलग तरीकों से पूछा गया है। तो क्या पूछा जाएगा ये नहीं पता, बट पूरी इंग्लिश की तैयारी बादल सरकार सर के साथ और एग्जाम सक्सेस 24/7 के साथ। सो लेट अस स्टार्ट। आपको पता है, यू नो वेरी वेल द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं? 40 होते हैं, इसे हमें ध्यान रखना है। एंड यू हैव टू अटेम्प्ट एटलीस्ट 40 क्वेश्चंस। 40 आपको अटेम्प्ट करने होंगे, इस बात का ख्याल रखना है। टोटल मार्क्स क्या है? 200 मार्क्स है, इस बात को ध्यान रखना है। मार्किंग स्कीम में क्या है? +5 फॉर ईच राइट अटेम्प्ट। हर राइट क्वेश्चन के लिए आप लोग +5 मिलेगा। -1 फॉर ईच रॉन्ग अटेम्प्ट, यानी कि 1 माइनस हो जाएगा हर गलती पे, तो इस बात का ख्याल रखना। नेगेटिव मार्किंग है। क्वेश्चन की जो टाइप्स होते हैं वो क्या है? एमसीक्यूज है, इसको ध्यान रखना है। टाइम लिमिट 45 मिनट्स है, लेकिन अपडेट ये आ चुका है कि अब यहाँ पे 60 मिनट्स की भी बात करी जाएगी। ठीक है, इस अपडेट में क्या क्या है उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, इस बात को ध्यान रखना है। लेकिन हमारी तैयारी का टारगेट क्या है उसे हम समझते हैं मेरे भाई। आगे जो देखो चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। टॉपिक का जो है हमारा नेम है, किस तरीके से CUET इंग्लिश टॉपिक है, वेटेज किस तरीके से आता है, उस चीज को समझना। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन लगभग 18 से 24 क्वेश्चंस आपके अप्रोक्सीमेटली होंगे। वोकैबुलरी दैट इज 8 to 10 क्वेश्चंस। ये जो प्रीवियस पैटर्न्स है उसके बेसिस पे एक एवरेज डेटा तैयार किया गया है। अंडरस्टैंड? सो ग्रामर 3 से 5 क्वेश्चंस हो सकता है, अगली बार इन 2025 ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ के 10 क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आगे आते हैं और आगे देखो चूजिंग द करेक्ट वर्ड 6 से 8 क्वेश्चंस है, रीअरेंजमेंट 3 से 5 क्वेश्चंस है। ओवरऑल यही पैटर्न रहने वाला, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है आपका आरसीज, लेकिन इस आरसीज तक पहुंचने के लिए यू नीड टू अंडरस्टैंड द वोकैबुलरी, यू नीड टू learn the vocabulary, you need to understand the grammatical concepts. Understand? After then you will be able to understand and solve the questions regarding reading comprehension, rearrangement and all the things. Come to the next point. अब देखो ये पूरा का पूरा सिलेबस को मैंने यहाँ पे थोड़ा सा डिजाइन करा है कि what we are going to discuss in the entire session, और entire sessions में हमें जो पढ़ना है, समझना है, वो एकदम जी जान लगा के। सो द सिलेबस में पहला सेक्शन ग्रामर है, जिसमें मैं आपको क्या क्या दिखा रहा हूं उन चीजों को हम लोग यहाँ पे बारीकी से समझते हैं मेरे भाई। ठीक है, सेंटेंस पढ़ेंगे, बेसिक समझना होगा, बिकॉज जब तक सेंटेंस को नहीं समझोगे इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द इंटायर ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स। अंडरस्टैंड? सो उसके बाद हम टेंस की बात करते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच इज नरेशन, फिगर ऑफ स्पीच, वॉइसेस, क्लॉज, आर्टिकल्स और सिंटेक्स। ये सारे के सारे चैप्टर्स वी आर गोइंग टू डिस्कस। आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगा और एकदम मन से पढ़ाऊंगा और इतना पढ़ाऊंगा कि कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाले, इट्स माय गारंटी। वोकैबुलरी में अपन सिनोनिम्स यानी कि सिमिलर वर्ड्स, एंटोनिम्स, ऑपोजिट, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, इडियम्स एंड फ्रेजेस, स्पेलिंग टेस्ट, रूट वर्ड्स, कंफ्यूजिंग वर्ड्स, फिक्स्ड प्रीपोजिशन, फ्रेजल वर्ब्स, ये सारे के सारे आपको बताऊंगा मैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड रूट वर्ड्स। एक रूट वर्ड अगर तुम जान जाते हो उससे हजारों वर्ड बनाना आप सीख जाओगे।
ये कैसे एक सिंपल से एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। यहां पे देखना मेरे भाई, आपके सामने कहीं पे लिखा है साइड, किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर साइड लिखा है, इस रूट का मीनिंग होता है किलिंग, ओके, या फिर इसकी जगह पे हम कह सकते हैं मर्डर। अब कहीं किलिंग या मर्डर की बात की जाती है तो आप जहां भी देखोगे साइड लगा तो आप ऐसा याद रखना। अब मैं कुछ वर्ड्स आपको बोलता हूं, जैसे रेजिसाइड हो गया, मर्डर ऑफ किलिंग ऑफ किंग, मैट्रिसाइड मर्डर ऑफ किलिंग ऑफ मर्दर, बात समझ में आ रहा है, पैट्रिसाइड मतलब फादर का किलिंग हो गया, इन्फेंटिसाइड छोटे से इन्फेंट का किलिंग, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, सुसाइड, बात समझ में आ रहा है, होमिसाइड, जेनोसाइड, अंडरस्टैंड। सो ऐसे करके हम लोग पूरे वोकैबुलरी को कमांड करने वाले हैं। द नेक्स्ट पार्ट इज द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अब इस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को भी हमें ये समझना है कि कैसे क्या क्या है। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में लगभग आपको पता है कि 3 to 500 350 वर्ड्स के आपके क्या होते हैं, कॉम्प्रिहेंशन रहते हैं, उस पर बेस्ड होते हैं। अच्छा, ये कॉम्प्रिहेंशन भी कैसे कैसे होते हैं, फैक्चुअल होते हैं, नैरेटिव होते हैं, लिटरेरी होते हैं और पोएट्री एक्सट्रैक्ट, ये सारा हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर हो गया। वर्बल एबिलिटी में जो रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस है, पैराजम्बल है, चूजिंग द करेक्ट वर्ड है, सो ये पूरा का पूरा सिलेबस है दैट वी आर गोइंग टू कवर इन द अपकमिंग सेशंस, अंडरस्टैंड, वेरी गुड। अब देखो, इंग्लिश प्रिपरेशन टिप्स की अगर बात करें कि सर क्या क्या टिप्स होना चाहिए जिससे हम सॉरी अपने प्रिपरेशन को बेस्ट बना सके, अंडरस्टैंड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड द सीयूटी एग्जाम। यू सीयूटी एग्जाम को आपको समझना होगा कि ये एग्जाम होता क्या है, इस एग्जाम की तैयारी हम किस तरीके से कर सकते हैं, हाउ टू प्रिपेयर फॉर सीयूटी एग्जामिनेशंस। तो आप जानते हैं कि सीयूटी एग्जामिनेशंस के लिए आपके डोमेन, आपका लैंग्वेज पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, एक जनरल पेपर है, उन सबको आपको तैयारी करना है, अंडरस्टैंड। आपको समझना होगा कि इस एग्जामिनेशन का डिमांड क्या है, क्लियर हो गया। इस डिमांड को अगर समझ जाते हैं तो चीजें बहुत आसान हो जाती है। इसके बाद एक्सप्लोर द सीयूटी सिलेबस, जो मैंने आपको बता रखा है कि सबसे पहले क्या करो भाई, क्या सिलेबस है उसे एक्सप्लोर करो, समझो कि क्वेश्चंस कहां से पूछे जाएंगे, कौन कौन से टॉपिक्स आपको कवर करने हैं। क्लियर हो गया मेरे भाई। प्रिपेयर अ टाइम टेबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप इफ यू वांट टू क्रैक सीयूटी 2025, अगर आप चाहते हो सीयूटी 2025 को क्रैक करना, सो इन दैट केस फॉर इंग्लिश लैंग्वेज यू हैव टू स्पेंड एटलीस्ट 2 आवर्स पर डे। पर डे आपको 2 घंटे कम से कम देने होंगे लैंग्वेज पेपर पे, अंडरस्टैंड। अकॉर्डिंगली अगर जरूरत पड़ेगा तो इसे आपको बढ़ाना भी पड़ेगा। क्लियर हो गया। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, यानी कि आपको मैक्सिमम मॉक्स लगाने होंगे। जब आपका सिलेबस कंप्लीट होते जाएगा तो मॉक्स आपको देने होंगे और मॉक्स का आपको क्या करना होगा, एनालिसिस करते रहना होगा, तभी जाके आपकी तैयारी बेस्ट होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टे मोटिवेटेड। सो आप अपने आप को कैसे मोटिवेटेड रखोगे, टेल मी, इज देयर एनी वे, कैन यू टेल मी कि आप मोटिवेट कैसे रख सकते हो। सर एक मोटिवेशन आता है स्पीकर को सुन के, मैंने मोटिवेट करा, आप मोटिवेटेड हो गए, लेकिन खुद में सेल्फ मोटिवेटेड होना सबसे इंपॉर्टेंट है। और सेल्फ मोटिवेटेड होने के लिए, मोटिवेटेड रहने के लिए आपको अपने विजन को, आपने अपने ड्रीम को, अपने टारगेट को, अपने गोल को, अपने अचीवमेंट को सामने रखना होगा कि मैं यह पाना चाहता हूं। बाय हुक और बाय क्रुक आई हैव टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन, एंड पर्पस को आगे रखो कि यही पर्पस है, वो तुम्हें मोटिवेटेड रखेगा। सो ये इंटायर चीजों को अगर हम समझ लेते हैं तो हमारा सिलेबस बहुत आसान हो जाता है और हमारी तैयारी भी बहुत अच्छे से हो सकती है। क्लियर हो गया। यहां तक आई थिंक समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से हम लोग तैयारी को लेके चलेंगे, बेसिक्स को समझते हुए। और बेसिक्स में मैं सबसे पहले आपको सेंटेंस पढ़ाऊंगा, बिकॉज whenever you use any type of word, either noun, pronoun, conjunction, preposition, verb, adverb, if you want to use these words, where do we use these words in the sentence, yes or no? और जब सेंटेंस में हम इन वर्ड्स को यूज करते हैं तो इट इज वेरी वेरी मैंडेटरी टू अंडरस्टैंड द यूजेस ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है, किस तरीके से सेंटेंसेस का फॉर्मेशन होता है, तो उन सारी चीजों को हम लोग यहाँ पे वन बाय वन समझेंगे। क्लियर है। सो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं सेंटेंस टॉपिक से, और सेंटेंस टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इन चीजों को हम लोग समझेंगे मेरे भाई। क्लियर हो गया। चलो आज देखते हैं। मैंने कहा हमारे सामने सबसे पहले बात आएगी सेंटेंस की। किसकी बात आएगी, सेंटेंस। क्या होता है सेंटेंस, इसे समझना है। टेल मी कि सेंटेंस क्या होता है, एनीबॉडी। देखो सेंटेंस क्या होता है, कुछ बातों को समझना। सबसे पहला जो पॉइंट निकल के आता है, एक कलेक्शन ऑफ वर्ड्स।
क्या मैंने बोला? अ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स। जब यहां पे मैंने कहा मेरे भाई ये शब्दों का कलेक्शन होता है, ये क्या होता है? शब्दों का कलेक्शन होता है। अच्छा, शब्दों का कलेक्शन होने के साथ साथ जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है वो क्या होता चाहिए? अ कंप्लीट सेंस। मैं थोड़ा कलर ये जो बार बार ऐसे अपने आप ऑटोमेटिकली चेंज होता है इसे ठीक कर देता हूं। मैंने कहा मेरे भाई अ कंप्लीट सेंस, अ कंप्लीट सेंस होना मांगता है। अगर कलेक्शन ऑफ वर्ड्स है और उसका कंप्लीट सेंस हो जाएगा तो वो क्या कहलाएगा? सेंटेंस कहलाएगा। बात समझ आ रहा है? अब इसे एक छोटे से एग्जांपल से मैं समझाने की कोशिश करता हूं, ध्यान से यहां पे सब लोग देखना। मैंने एक सेंटेंस लिखा मेरे भाई और उस सेंटेंस को थोड़ा सा यहां बारीकी से समझो, गौर से देखना। मैंने क्या लिखा? मैंने लिखा कलेक्शन ऑफ वर्ड, चलो ये तुम्हारे सामने कलेक्शन ऑफ वर्ड है। वेरी इज द बॉक्स हेवी। अंडरस्टैंड? अब मुझे बताओ, टेल मी इज इट मीनिंगफुल? क्या ये मीनिंगफुल है? आप शुरुआत में ही बोलोगे सर यहां पे आपने कर दिया एक बवाल और ये मीनिंगफुल नहीं है इसलिए इसे हम सेंटेंस नहीं कर सकते। अब इसे सेंटेंस बनाना है तो मैंने कुछ ऐसा लिखना होगा। मैंने लिखना होगा द बॉक्स इज वेरी हेवी। मैंने क्या लिखना है मेरे भाई? द बॉक्स इज वेरी हेवी। अब तुम्हें ये समझ में आ रहा है कि ये सेंटेंस अपने आप में पूरी तरीके से हो गया, मतलब इस पार्ट को तुम सेंटेंस कह सकते हो, ये सेंटेंस हो गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये मीनिंगफुल भी है और ये अपने आप में पूरा का पूरा कलेक्शन ऑफ वर्ड्स भी है। अंडरस्टैंड? तो ये हम लोगों को समझ में आ गया, क्लियर हो गया। अब एक चीज समझो भाई, जब सेंटेंस तुम जान गए कि कलेक्शन ऑफ वर्ड्स होता है और कंप्लीट सेंस होता है, तो ये सेंटेंसेस बनते कैसे हैं, किस किस तरीके से काम करेंगे, सेंटेंस के क्या क्या मेजर पार्ट्स होते हैं, उससे भी वन बाय वन हम लोगों को डिस्कस करना है और चीजों को समझना है। क्लियर हो गया? तो जब हम सेंटेंस की बात करते हैं तो बेसिकली सेंटेंस को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं मेरे भाई? दो पार्ट्स में, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे सब्जेक्ट की, कि सब्जेक्ट क्या होता है मेरे भाई, और सब्जेक्ट की बात करते हैं हम प्रेडिकेट की, कि ये प्रेडिकेट क्या होता है, इसे हमें समझना है वन बाय वन। सो सेंटेंस को बेसिकली हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया। Sentence can be divided in two major parts. First one is known as the subject and the second one is known as the predicate. Understand? So it is very important to understand कि subject क्या होता है, predicate क्या होता है। अगर तुम इसे समझ लेते हो ना मेरे भाई, तो तुम्हें मैं बता रहा हूं किसी भी एग्जामिनेशन में 50% क्वेश्चन सिर्फ इसी कॉन्सेप्ट से आएंगे। 50% क्वेश्चंस। बात समझ में आ रहा है? तो आओ चीजों को समझते हैं, क्या होता है सब्जेक्ट, क्या होता है प्रेडिकेट। एक छोटे से डेफिनेशन से मैं इन चीजों को क्लियर करूंगा। सो लेट अस सी द डेफिनेशन। बहुत प्यारा सा डेफिनेशन होने वाला है। अंडरस्टैंड? whenever we talk about the subject, तो सब्जेक्ट कैन बी, यहां पे एक सब्जेक्ट क्या हो सकता है? पर्सन हो सकता है। अच्छा, पर्सन के अलावा क्या हो सकता है? थिंग हो सकता है। ठीक है भाई, या फिर क्या हो सकता है? कोई एनिमल हो सकता है। अंडरस्टैंड? अच्छा, एनिमल नहीं होगा तो कोई एक्टिविटी हो सकता है मेरे भाई। अंडरस्टैंड? एक्सेट्रा। और इसके बारे में हम बात करेंगे, दैट वी टॉक अबाउट। ठीक है भाई साहब, जो हम लोग बात करते हैं, जिसके बारे में हमने बात करना है, चाहे तो वो कोई पर्सन हो, कोई थिंग हो, कोई एनिमल हो, या फिर कोई एक्टिविटी हो। रुको तो जरा, सबर करो, मैं बताऊंगा कैसे होगा और क्वेश्चंस भी कैसे बनेंगे। और प्रेडिकेट की बात करें तो देखो भाई क्या मीनिंग होगा। एक बड़ा प्यारा सा चीज मैं लिख रहा हूं, व्हाट एवर वी speak about the subject, whatever we speak about the subject in a sentence is called the predicate। भाई अब यहां पे समझने की बात यह है कि मैंने क्या लिखा, सुनना ध्यान से, सारे लोग ध्यान देना। Whatever we speak about the subject in a sentence is called predicate। हम इस सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी बातें करेंगे वो अपने आप में प्रेडिकेट कहा जाएगा। नहीं समझ आया? देखो अब तुरंत समझ में आ जाएगा एक प्यारे से एग्जाम्पल से। मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स देने हैं
और उस एग्जाम्पल के बाद चीजें आपको बहुत आसानी से क्लियर हो जाएंगी। देखना मेरे भाई, मैंने लिखा राम इज फॉन्ड ऑफ नॉवेल्स। मैंने लिखा द कैट वॉज इंजर्ड द शर्ट इज न्यू। ओके, सो वी हैव थ्री सिंपल सेंटेंसेस और पहला लिखा है राम इज फॉन्ड ऑफ नॉवेल्स, द कैट वाज इंजर्ड, द शर्ट इज न्यू। सो टेल मी, अगर मैं कहूं कि सब्जेक्ट कौन है और प्रेडिकेट कौन है, अभी सिंपल तरीके से, कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है और हमें समझना है कि आखिरकार सर यहां बताना क्या चाह रहे हैं। ठीक है भाई, आओ गौर से देखो, ये रहा तुम्हारा राम, ये रहा द कैट और यहां पे रहा द शर्ट। क्लियर हो गया? अगर हम समझने की कोशिश करें मेरे भाई, अगर हम समझने की कोशिश करते हैं तो ये राम, यहाँ पे द कैट और ये द शर्ट, ये तीनों के तीनों अपने आप में सब्जेक्ट्स हैं। ये तीनों के तीनों अपने आप में सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों सब्जेक्ट है? क्योंकि सब्जेक्ट या तो कोई पर्सन होगा, कोई थिंग होगा, कोई एनिमल होगा, कोई एक्टिविटी होगा। अभी हमने एक्टिविटी वाला एग्जांपल नहीं लिया, वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है मेरे भाई, तो राम इज फॉन्ड ऑफ नॉवेल्स। अब यहां पे देखो चीजों को समझते हैं। अब चीजों को समझना कुछ इस कदर है कि ये जो लिखा गया इज फॉन्ड ऑफ नॉवेल्स या फिर वॉज इंजर्ड और इज न्यू, मुझे ये बताओ कि ये जो मैंने ये वाला जो रेडियम कलर में डाला है, ये किसके बारे में बात कर रहा है? मुझे कोई बताने की कोशिश करे कि ये किसके बारे में बात हो रहा है। इज फॉन्ड ऑफ नॉवेल्स, भैया शौकीन है नॉवेल्स का, उपन्यासों का। कौन? तो राम। अच्छा, द कैट वॉज इंजर्ड, कौन इंजर्ड थी? कैट इंजर्ड थी। द शर्ट इज न्यू, द कैट वॉज इंजर्ड, द शर्ट इज न्यू, क्या नया है? शर्ट नया है। तो ये जो आप देखें, यहाँ पर्सन, यहाँ एनिमल, यहाँ थिंग, इसके बारे में जो कुछ भी ये पूरा का पूरा पार्ट बात कर रहा है, ये अपने आप में प्रेडिकेट कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? प्रेडिकेट कहा जाएगा। ओके, अंडरस्टैंड? क्लियर हो गया? अब एक टेक्निक बताता हूं मेरे भाई। प्रेडिकेट जो होता है वो स्टार्ट होता है आफ्टर वर्ब। वर्ब प्लस अदर वर्ड्स जो होगा वही होगा प्रेडिकेट, वही होगा प्रेडिकेट। दैट मीन्स predicative part starts from the verb and before the verb all the part is considered subject। यानी कि वर्ब के पहले जो भी चीज है वो सब्जेक्ट हो गया। अरे मेरे भाई, वर्ब के पहले जो भी कुछ है मेरे भाई उसे क्या बोलोगे? सब्जेक्ट बोलोगे। अच्छा मेरे भाई, वर्ब के बाद जो भी चीजें हैं उसे क्या बोलोगे? वर्ब के बाद नहीं, वर्ब से लेके लास्ट तक क्या है उसे क्या बोलोगे? प्रेडिकेट। सो दिस इज द बेसिक फंडामेंटल कि आप इन चीजों को समझने की कोशिश करें कि सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है। यहां तक की बात समझ में आ गई है? आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक सेकंड में मैं सामने से हट जाता हूं। ठीक है मेरे भाई, चलो आज जो आगे की चीजों को समझते हैं कि आगे हमें क्या किस तरीके से ध्यान देना है। यहां तक की बातें अगर आपको समझ में आ गई होंगी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो आज आगे समझते हैं। अब सबसे बड़ी बात क्या होती है? सब्जेक्ट को समझना। किस चीज को समझना मेरे भाई? सब्जेक्ट्स को समझना। ध्यान से देखो, मैंने कहा ये जो सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट को अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो मैं आपको यहां गौर से समझाता हूं कि सब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है, किस तरीके से हो सकता है। तो भाई सब्जेक्ट कोई नाउन हो सकता है। ठीक है मेरे भाई, सब्जेक्ट कोई नाउन हो सकता है, या फिर सब्जेक्ट की अगर बात करें तो सब्जेक्ट कोई प्रोनाउन हो सकता है। ये बेसिक सी बात है जिसे हमें समझना है कि सब्जेक्ट नाउन हो सकता है या फिर सब्जेक्ट कोई प्रोनाउन हो सकता है, या फिर कोई चीज ऐसी भी चीजें होती है जो नाउन इक्विवेलेंट होती है। तो नाउन इक्विवेलेंट में आपके सामने वर्ब का आईएनजी फॉर्म भी आता है जो सब्जेक्ट बनेगा, और इन्फिनेटिव फॉर्म आगे मैं बताऊंगा 2+V1। एकदम पेशेंस रखना क्योंकि मैं आपको उस लेवल पे ले जाऊंगा जहां मैं बता रहा हूं अगले क्लासेस से आप क्वेश्चंस टकाटक बनाओगे मेरे साथ। मैं इसकी गारंटी दे रहा हूं भाई, बस पेशेंस तो रखो। तो मैंने कहा कि ये सारे सब्जेक्ट्स हो जाएंगे। अच्छा, इन सारे सब्जेक्ट्स को होने पे एक चीज यहां समझना है। ये जो पार्ट देख रहे हो अभी मैं इसकी बात कर रहा हूं, ठीक है? इस नाउन या प्रोनाउन की दो खासियत ये निकल के आती है कि ये अपने आप में सिंगुलर भी होता है, ठीक है मेरे भाई, और ये अपने आप में प्लुरल भी होता है। क्लियर हो गया? मतलब नाउन सिंगुलर भी होगा और नाउन प्लुरल भी होगा।
अब सवाल उठता है कि सर कौन से नाउन सिंगुलर्स होते हैं और कौन से प्लूरल होते हैं, इसे हमें समझने की कोशिश करना है। मेरे भाई अगर हम समझे तो यहाँ पे देखो, जैसे मैंने लिखा है बॉय, ठीक है, मैंने लिखा कैट, मैंने लिखा पेन, ठीक है, मैंने लिखा सिटी, मैंने लिखा भाई शी, मैंने लिखा ही, बात समझ में आ रहा, एटसेट्रा। ये सारे के सारे जो आपको दिख रहे हैं, ये सारे के सारे जो दिख रहे हैं, वो सारे के सारे सिंगुलर नाउन्स हैं या फिर प्रोनाउंस है। जैसे बॉय, कैट, पेन, सिटी ये नाउन हो गया, शी, ही, एक्सेट्रा ये सारे के सारे प्रोनाउंस हो गए। क्लियर हो गया। उसी तरीके से प्लूरल में क्या क्या आ सकता है, चलो इसी का हम प्लूरल बना लेते हैं। मैंने कहा बॉयज हो सकता है, हम इसे कैट्स कर लेते हैं, हम इसे पेन्स कर लेते हैं, हम इसे सिटीज कर लेते हैं मेरे भाई। अच्छा, हम यहाँ पे चले आ जाते हैं, हम बात कर लेते हैं वी, या फिर हम बात करते हैं यू, या फिर हम बात करते हैं दे, एटसेट्रा। ठीक है, सो दीज आर द सब्जेक्ट्स। इस तरीके से आप सब्जेक्ट को समझ सकते हैं कि ये सब्जेक्ट होता है। क्लियर हो गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब एक चीज यहां गौर से समझना जो मैं आपको बताने जा रहा हूं मेरे भाई, ये जो पार्ट देख रहे हो, अगर तुम्हारा कोई सब्जेक्ट में आईएनजी फॉर्म बना रहे या 2+V1, तो ये जनरली ऑलवेज सिंगुलर होता है। ये ऑलवेज क्या होता है बाबू, सिंगुलर होता है। क्या समझाया मैंने, ये ऑलवेज सिंगुलर होगा। क्लियर हो गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, इसमें समझ आ गया ना बात। अब सवाल क्या है, इसे समझो। सब्जेक्ट अगर पहचान गए कि नाउन या प्रोनाउन या फिर ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स हैं, तो जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब। यू नो वेरी वेल द बेसिक स्ट्रक्चर, द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस इज क्या है भाई। अगर मैंने कहा कि कोई सेंटेंस है और सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है सेंटेंस का, तो वो बेसिक स्ट्रक्चर होता है मेरे भाई, गौर से समझना जो मैं बता रहा हूं, वो होता है एक सब्जेक्ट होएगा, एक वर्ब होएगा और एक ऑब्जेक्ट होगा और लास्ट में फुल स्टॉप। ये बचपन से हमने पढ़ा, बोलो हाँ या ना, अरे बोलो। तो भाई आप इस बात को जानते हो कि यहाँ पे आपने देखा कि ये सब्जेक्ट तो हो गया, इसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वी हैव टू यूज द वर्ब। अंडरस्टैंड। अच्छा, ओ को तो चलो ब्रैकेट में दे देते हैं क्योंकि ये ऑप्शनल पार्ट है, मैंडेटरी नहीं, ये कंपलसरी नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। क्लियर हो गया यहाँ तक। तो इन बातों को हमने जब समझ लिया, तो अब ये समझना है कि सब्जेक्ट कैसे सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट कैसे प्लुरल होगा, और सब्जेक्ट को अगर हम पहचान जाते हैं तो वर्ब को पहचानना बहुत आसान हो जाएगा। समझ रहे हो इस बात को। तो चलिए इन चीजों को अगर हम समझते हैं तो आगे की चीजों को ध्यान से देखते हैं। ठीक है भाई, आओ यहां समझो सब्जेक्ट को। अब सब्जेक्ट तो क्या है, कैसे, ये समझ में आ गया। एक चीज जो मैं आपको बताने जाऊंगा वो क्या है, यहां गौर से देखना मेरे भाई। सब्जेक्ट को मैं आपको समझाने जा रहा हूं, एक सेकंड रुक जाना, ठीक है। सॉरी फॉर दैट, फोन आ गया था एक्चुअली। मैंने कहा मेरे भाई कि मुझे ये समझना है कि सब्जेक्ट को मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं। सब्जेक्ट को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं, दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं। सबसे पहले हम यहाँ पे ये समझते हैं कि सब्जेक्ट किस तरीके से काम कर रहा है। तो सब्जेक्ट वन वर्ड भी हो सकता है, सब्जेक्ट कैन बी वन वर्ड, पहला पॉइंट हमारे सामने निकल के आया। और सब्जेक्ट कैन बी मोर वर्ड्स, सब्जेक्ट एक वर्ड का भी होगा और सब्जेक्ट एक से ज्यादा वर्ड्स का भी होता है। ये हमें समझना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है सब्जेक्ट को समझने का। सब्जेक्ट एक वर्ड का होगा, सब्जेक्ट एक वर्ड का होगा तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब का यूज करेंगे। ठीक है भाई साहब, उसी के अकॉर्डिंग आएगा। लेकिन जब मोर वर्ड्स की अगर हम बात करते हैं तो अब हमें ये देखना है किस वर्ब का डिसीजन कैसे होगा। ठीक है मेरे भाई, जब बहुत सारे वर्ड है, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब कहता है ना भाई मैं सब वर्ड्स के अकॉर्डिंग नहीं आऊंगा, कात्या मैं तो सिर्फ एक वर्ड के अकॉर्डिंग आऊंगा, कुछ ऐसी बातें आती है। तो जब सब्जेक्ट बहुत सारे वर्ड्स के हो जाएंगे तो उसमें इंपॉर्टेंट वर्ड कौन होता है उसे हमें समझना है। यहां तक को जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे की बात समझाते हैं और बहुत मजेदार चीजें हम लोग समझेंगे मेरे भाई। क्लियर हो गया यहां तक, आगे बढ़े, चलो आ जाओ। अब देखो आगे की चीजों को हम समझते हैं और देखो कमाल की चीज में बताने जा रहा हूं। मैंने कहा जब मोर वर्ड्स की बात करी जाएगी, जब तुम्हारा सब्जेक्ट जो है, समझना ध्यान से, मैंने कहा जब तुम्हारा सब्जेक्ट जो है वो क्या है, मोर वर्ड्स का है मेरे भाई। ठीक है, ये सब्जेक्ट जो है मोर वर्ड्स का है, मोर वर्ड्स का है। ऐसे कंडीशन में, इस मोर वर्ड्स वाले कंडीशन में वी हैव टू फाइंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड। चलो मैं लिख दे रहा हूं, वी हैव टू
फाइंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, ठीक है, नोन एज द सब्जेक्ट वर्ड, नोन एज द सब्जेक्ट वर्ड। भाई इसे ध्यान से समझना, इसे हम किस नाम से जानते हैं, तो याद रखना इसे हम सब्जेक्ट वर्ड के नाम से जानेंगे और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड होगा। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड कैसे पहचानते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड पहचानने का दो तरीका, पहला तो पूरे के पूरे प्रेडिकेट में उसी के बारे में बात किया जा रहा होगा, तो ये तो कॉमन तरीका है। मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं टू फाइंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड। मैंने एक बड़ा प्यार सा चीज लिखा, ट्रिक। ट्रिक मत लिखो, ये कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट टू फाइंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इन द सब्जेक्टिव पार्ट, इन द सब्जेक्टिव पार्ट। ठीक है मेरे भाई, अब ये कॉन्सेप्ट क्या है इसे समझते हैं। आजो मेरी हवेली पे और देखो इस हवेली में कमाल की चीज मैं बता रहा हूं। ठीक है भाई, जब कभी भी मान लीजिए ये पूरा का पूरा तुम्हारा सब्जेक्ट का पार्ट है और इसके बाद भाई साहब वर्ब आ गए हैं, वर्ब के बाद अदर वर्ड्स हैं, जरूरत के हिसाब से फुल स्टॉप है। मैंने कहा मेरे भाई, मैंने कहा क्या, उसे समझो। मैंने कहा यहां पे जो, सॉरी, मैंने कहा ये जो, ओ भाई, मैंने कहा ये जो पार्ट है ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है, ये होल सब्जेक्ट है, समझना ध्यान से। दिस इज द होल सब्जेक्ट, अंडरस्टैंड। अब होल सब्जेक्ट में मान लीजिए मैं कुछ ऐसे ब्लॉक्स बनाता हूं, बहुत सारे वर्ड्स हमारे सामने, एक वर्ड, दो वर्ड, तीन, चार, पांच, ऐसे सारे के सारे सब्जेक्ट हैं। अब इसमें कहीं तुम्हारे सामने प्रेपोजिशन आ जाए, क्या आ जाए भाई साहब, प्रेपोजिशन। समझना ध्यान से, ये जो वर्ड तुम्हें दिख रहा है बेसिकली ये क्या मैंने बोला, ये अपने आप में प्रेपोजिशन है। ये अपने आप में क्या है मेरे भाई, प्रेपोजिशन है। अब प्रेपोजिशन में क्या क्या हो सकता है, आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा। तो प्रेपोजिशन में मेरे भाई जनरली आपके सामने ऑफ का यूज रहेगा, इन का यूज रहेगा मेरे भाई साहब, टू का यूज रहेगा, बट का यूज रहेगा, एटसेट्रा, ये ऐसे रहेंगे। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस आप देखना ऑफ का यूज रहेगा। किसका यूज रहेगा मेरे भाई, ऑफ का यूज रहेगा। क्लियर है? जब ये बात समझ में आ गया तो एक कॉन्सेप्ट समझो। एक कॉन्सेप्ट क्या है ये यहां गौर से मैं दिखा रहा हूं, इस कॉन्सेप्ट को हमें जानना बहुत जरूरी है। ये कॉन्सेप्ट देखना, जो मैं कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं इसे समझो। कॉन्सेप्ट ये कहता है आफ्टर प्रपोजिशन, आफ्टर प्रपोजिशन the word should be in objective case, ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है मेरे भाई, ये ध्यान समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब प्रेपोजिशन, आफ्टर प्रेपोजिशन वर्ब को किस केस में होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस में। और मेरे भाई किसी भी सेंटेंस में जो वर्ब होता है वो हमेशा सब्जेक्टिव केस के अकॉर्डिंग आता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो तुम्हारा वर्ब होगा उसका डिसीजन, अगर यहां पे मान लीजिए कोई वर्ड है, यहां पे कोई वर्ड है, ठीक है, तो ये जो प्रेपोजिशन के बाद आ रहे हैं ये दोनों के दोनों वर्ड्स आपके ऑब्जेक्टिव केस के हैं। क्या है भाई, ऑब्जेक्टिव केस। और एक बात समझना, किसी भी ऑब्जेक्टिव केस के अकॉर्डिंग वर्ब का डिसीजन नहीं करते हैं। तो प्रेपोजिशन के जस्ट पहले यहां पे जो होगा इसी के अकॉर्डिंग, समझिएगा ध्यान से मेरे भाई, ये जो आपको दिख रहा है इसी के अकॉर्डिंग आपको वर्ब यूज करना होगा। प्रेपोजिशन के पहले जो होता है, प्रेपोजिशन के जस्ट पहले जो होता है वही वर्ड होता है सब्जेक्ट वर्ड। इसी को हम कहते हैं सब्जेक्ट वर्ड या मेन वर्ड। किसके पहले मेरे भाई, प्रेपोजिशन के पहले। अंडरस्टैंड, किसके पहले, प्रेपोजिशन के पहले। समझ आ गया ये कॉन्सेप्ट? अगर थोड़ी सी भी कंफ्यूजन है, लेट मी क्लियर विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स, और देखना एग्जांपल्स के थ्रू तुम कितने अच्छे से समझोगे। आज एक क्वेश्चन देखो, मैं जो क्वेश्चन लिखने जा रहा हूं उसे गौर से देखना। मैंने लिखा मेरे भाई, the ways of using this
मशीन इज या आर डिफरेंट। ओके, मैंने लिखा all the leading hotels in the city serve oblique serves good Indian food। ओके, मैंने लिखा वन ऑफ द students has oblique have completed the टास्क। ठीक है मेरे भाई, अब इस तीनों सेंटेंसेस को हम बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं कि कहां क्या गलती हो गया। ठीक है मेरे भाई, गौर से देखना। सबसे पहले मुझे बताओ कि पूरा का पूरा इसमें सब्जेक्ट कौन है। आपसे एक प्यारा सा सवाल पूछा जा रहा है कि पूरा का पूरा सब्जेक्ट देखो ये है, ये सब्जेक्ट को अंडरलाइन कर रहा हूं मैं, हाईलाइट कर रहा हूं, ध्यान से देखना भाई। ये पूरे सब्जेक्ट वाले पार्ट हो गए। अब आ जाओ इसमें देखते हैं प्रेडिकेट वाला पार्ट कौन है। तो ये जो देखो तुम्हारा प्रेडिकेट का पार्ट है मेरे भाई, वर्ब से लेके लास्ट तक जो होता है वो प्रेडिकेट का पार्ट है। तो आपको मैंने क्या बताया, आपको मैंने ये बताया कि सब्जेक्ट कौन है और प्रेडिकेट कौन है। आप मुझे बताइए ये सारा का सारा, सॉरी, आप मुझे बताइए ये सारा का सारा क्या है, सब्जेक्ट्स है। ये सारा का सारा क्या है मेरे भाई, सब्जेक्ट्स है। क्लियर हो गया। अब मुझे बताइए ये जो सारे के सारे पार्ट हैं, ये सारे के सारे पार्ट्स क्या हैं, प्रेडिकेट है। कोई दिक्कत नहीं है भाई। चलो ये सारे के सारे प्रेडिकेट्स हैं। समझना ध्यान से, आज के बाद आप क्वेश्चंस को हवा में उड़ाने वाले हो, ये बादल सरकार सर की गारंटी है मेरे भाई। ठीक है, तो अब ये जब चीजें समझ में आ रही है तो आओ ना इसे बनाते हैं मजे से। मैंने कहा यू हैव टू सर्च कि यहाँ पे क्या होगा, इज या आर, सर्व या सर्व्स, हैव या हैज। पहले तो समझ लो भाई, इज की बात करें या फिर हैज की बात करें या किसी भी वर्ब में जब एस ई एस लगता है तो ये सारे के सारे सिंगुलर वर्ब होते हैं। कैसे वर्ब होते हैं भाई, सिंगुलर वर्ब। समझ रहे हो मेरे बात। अच्छा ये तो एक पॉइंट हो गया। अगर इसी जगह पे हैव आ गया या फिर तुम्हारे सामने क्या दिख रहा है मेरे भाई, आर दिख रहा है। ठीक है, हैव हो गया, आर दिख रहा है या फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिख रहा है, ये अपने आप में मेरे भाई क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। ये प्लूरल वर्ब होते हैं, ये तो तुम्हें पता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब तुम इस बात को समझाओ कि भाई डिफरेंट क्या है, द वेज ऑफ यूजिंग दिस मशीन इज या आर डिफरेंट। अब आपके मन में आएगा सर ये मशीन है, इस मशीन के अकॉर्डिंग सिंगुलर दे देंगे। नहीं मेरे भाई, मेरे हाथ में ये मोबाइल फोन है। ये मोबाइल फोन कितना, ये मशीन एक मशीन है, लेकिन इस मशीन के यूज करने के तरीके एक है या एक से अधिक, जल्दी से बताओ। एक से अधिक है, बिल्कुल सर। तो जब एक से अधिक है तो आपने यहां पे देखा कि ये जो डिफरेंट, इस पूरे प्रेडिकेट में जो बात हो रहा है इस मशीन के यूज करने के तरीकों की बात हो रही है, मतलब वेज। यही आपका सब्जेक्ट वर्ड है, एस डब्ल्यू सब्जेक्ट वर्ड। अच्छा प्रेपोजिशन कौन है भाई, ये ऑफ है यहाँ पे प्रेपोजिशन। यहां कौन है भाई, इन है भाई प्रेपोजिशन। अच्छा यहां प्रेपोजिशन कौन है भाई, ऑफ है प्रेपोजिशन। तो कॉन्सेप्ट ने ये बताया था, कॉन्सेप्ट ने ये बताया था कि प्रेपोजिशन के पहले वाले के अकॉर्डिंग हम वर्ब यूज करते हैं, क्योंकि प्रेपोजिशन के पहले जो होता है वो सब्जेक्ट वर्ड होता है, प्रेपोजिशन के बाद जो होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। तो भाई कभी भी वर्ब ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं, अगर कोई बंदा मशीन के अकॉर्डिंग इज यूज कर दे वो गलत हो जाएगा सरासर। भाई उसे मैं बेसन में लपेट के पकोड़े की तरह छान दूंगा। तो आज वो लेडीज एंड लेडास यहां ध्यान दो। मैंने कहा लेडीज एंड जेंटलमैन, मैंने कहा इस मशीन के अकॉर्डिंग नहीं आएगा। तो इस मशीन के अकॉर्डिंग नहीं आएगा तो किसके अकॉर्डिंग आएगा भाई, इस वेज के अकॉर्डिंग आपको आर का यूज करना होगा, क्योंकि ये वे नहीं वेज है, प्लुरल है। क्लियर हो गया। अरे बोलो मशीन तो एक है लेकिन इसके यूज करने के तरीके अलग अलग है ना। इसे फोटो क्लिक कर लो, किसी को फेंक के मार सकते हो, ऐसा करना मत। बातें करो, वीडियो गेम खेलो, कुछ भी कर सकते हो, बहुत सारी चीजें हैं। अब आजो भाई, ऑल द लीडिंग होटल्स इन द सिटी सर्व या सर्व्स गुड इंडियन फूड। भैया ये
पूरे के पूरे सर्व करते अच्छा भारतीय भोजन, तो कौन, सिटी सर्व करेगा या होटल सर्व करेगा? मुझे जल्दी से बताओ। एग्जैक्टली प्रेपोजिशन के जो पहले है, तो ये होटल्स प्लूरल है मेरे भाई, इसलिए यहाँ पे प्लूरल के अकॉर्डिंग सर्व का यूज करेंगे, सर्व्स का यूज नहीं करेंगे। ये भी बताऊंगा वर्ब के बारे में, ये तो इंट्रोडक्शन क्लास है, पहला चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट में बता रहा हूं, एकदम बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इस बेसिक कॉन्सेप्ट के बाद देखना बहुत मजा आने वाला है। आगे देखो लिखा हुआ है वन ऑफ द स्टूडेंट्स हैव या हैज कंप्लीटेड द टास्क। भैया सारे ने नहीं किया, स्टूडेंट्स में से एक ने किया, तो ये है तुम्हारा मेन सब्जेक्ट, ये सिंगुलर है, वन का मतलब सिंगुलर, तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग यहाँ पे हैज आएगा, सिंगुलर वर्ब हैव का यूज नहीं करेंगे। बोलो समझ में आया ये कॉन्सेप्ट? समझ आया कितना तगड़ा? अगले सेशन पे मैं बताऊंगा कि इन सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स में क्वेश्चंस कैसे बनाओगे, किस तरीके से बनेगा, और इस कॉन्सेप्ट को आगे लेके हम लोग चलेंगे। और पूरा सेंटेंस पढ़ने के बाद आई विल गारंटी यू कि क्वेश्चंस पेपर आपको अभी से आसान दिखने लगेंगे। अंडरस्टैंड? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मेहनत कीजिए, मन लगा के पढ़िए, जितना ज्यादा हो सकता है दम लगाइए। मैं पूरी तरीके से आपके लिए हाजिर हूँ, पूरी टीम आपके लिए मेहनत करेगी। एग्जाम सक्सेस 24/7 का एक ही सपना है कि सीयूईटी में आप हाईएस्ट स्कोर करें और जो आपके डिजायर्ड यूनिवर्सिटी है, जो आपका ड्रीम कॉलेज है, उसमें आप एडमिशन लेके अपने डोमेन में एक्सेल करें, लाइफ में आगे बढ़ें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा क्या लगा, कैसा लगा। आपका सजेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका शेयर और आपका कमेंट हमारे लिए एक मोटिवेशन की तरह काम करता है। वी ऑल आर डेडिकेटेड फॉर योर रिजल्ट, अंडरस्टैंड? सो इतना ही आज के लिए, फिर हम लोग मिलेंगे अगले सेशन में। लास्ट में मैं हमेशा एक बात कहता हूं, विश्वास के साथ मेहनत करना है और अपने मेहनत पे हमेशा विश्वास रखना है। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।